गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत अपठित बोध नामक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है चिल्ड्रन? ओके, अपठित का पेज नंबर 164, पेज नंबर 164। ओके चिल्ड्रन, हम आज बात करने जा रहे हैं अपठित बोध के बारे में। अपठित का मीनिंग आप सभी समझते होंगे, यदि नहीं समझते तो मैं फिर से आपको, वैसे तो समझते होंगे लेकिन फिर भी मैं बताने जा रही हूँ। अपठित, अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस पठित। ठीक है, आ का मीनिंग होता है जिसे पढ़ा ना गया, जिसे पढ़ा ना गया हो। ठीक है, आ का मतलब होता है, मतलब ये नकारात्मकता को प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट कर रहा है? नकारात्मकता को। ठीक है, आ शब्द कब लगाया जाता है? नकारात्मक, यानी आ मीन्स नहीं, पठित मीन्स होता है पढ़ा गया, पढ़ा गया। अर्थात क्या हो जाएगा सब मिलाकर? जिसे पढ़ा ना गया हो, जिसे पढ़ा ना गया हो। जो मेन पॉइंट होते हैं वो मैं लिखकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं फील होती है। अपठित का शाब्दिक मीनिंग होता है जिससे पढ़ा ना गया हो। अपठित दो शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस पठित। आ नकारात्मकता को प्रेजेंट करता है। आ शब्द आप लोगों ने उपसर्ग पढ़े हैं, यस और नो? तो आ हमारा क्या हो गया? यस, उपसर्ग हो गया। ओके, और पठित, यदि इसमें ढूंढा जाए आप लोगों से, यदि मैं क्वेश्चन करूं कि पठित में कौन सा प्रत्यय लगा है, अब आपके सामने मैं दो ऑप्शन देती हूं, इत प्रत्यय, ता प्रत्यय और आ प्रत्यय। तीन प्रत्यय है आपके सामने। यस, इत प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या लगा है? ओके, पठित। ओके चिल्ड्रन, तो इसका शाब्दिक मीनिंग क्या हो गया? जिसे पढ़ा ना गया हो। और बोध का मीनिंग होता है, बोध का मीनिंग होता है जानकारी, जानना या ज्ञान। जानना, समझना, इतने ढेर सारे मीनिंग इसके होते हैं। बोध का मतलब होता है आपको ये पता नहीं है, बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। बोध का मतलब होता है जानकारी। ठीक है, अब इतना एक्सप्लेन करने की इसको आवश्यकता नहीं। अर्थात ऐसे जो आपके सिलेबस में आई हुई यदि कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में आपने ना पढ़ा हो, उसे हम अपठित बोध कहेंगे। अपठित बोध में दो चीजें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। अपठित बोध में हिंदी से संबंधित दो ही चीजें आ सकती हैं, एक होता है गद्यांश और एक होता है पद्यांश। दोनों की ही बात करते हैं। दो तरीके से इसको दिया जाता है, एक होता है हमारा गद्यांश और एक होता है पद्यांश। दोनों की ही बात कर लेते हैं। अब ये दोनों ही क्या होते हैं? गद्य प्लस अंश। अब जो हमारा गद्यांश शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है चिल्ड्रन, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी गद्यांश शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। देख लेते हैं, गद्य प्लस, ओके दूसरी तरीके से लिखते हैं, गद्य प्लस अंश बराबर गद्यांश। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? यानी ऐसा पोर्शन जो किसी भी कहानी का, किसी भी निबंध का, किसी भी उपन्यास का, किसी भी जीवनी का अंश हो सकता है। समझ रहे हैं? और जो गद्यांश होता है, सबसे पहले अब बात करते हैं कि गद्यांश में क्या होता है। तो गद्यांश चिल्ड्रन जो हमारी कहानियां हैं, हिंदी की कई विधाएं होती हैं। ठीक है,
हिंदी की गद्य की कई विधाएं होती हैं जो कि आपको आगे चलकर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। हिंदी में विधाएं होती हैं, जीवनी होती है। आपने बायोग्राफी वगैरह पढ़ते हो कभी किसी की जीवनी, सुना है ऐसा? एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी या कोई उपन्यास, कहानियां, नाटक, ऐसी चीजें पढ़ी होंगी। यानी उसका जब अंश आपको दे दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके सामने होगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे गद्यांश के अंतर्गत आएंगे। गद्यांश के अंतर्गत चिल्ड्रन कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जीवनी आ सकती है, कहानी आ सकती, कहानी का अंश आ सकता है, और निबंध आ सकता है, निबंध आ सकता है, ठीक है। आत्मकथाएं आ सकती हैं, आत्मकथा, संस्मरण, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी गद्य विधाएं हैं। क्या है? गद्य विधाएं। सब आपके दिमाग से ऊपर से जा रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे हैं, लेकिन आगे चलकर मैंने कहा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अभी आप लोगों ने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा था, थोड़े दिनों पहले पढ़ा है, वो जीवनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने अपने ही बुक में पढ़ा होगा पढ़ने की कला, या सरनो, वो निबंध के अंतर्गत आता है। क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं? जो मदर टेरेसा वाला चैप्टर था वो जीवनी थी, ठीक है। जो पढ़ने की कला थी वो हमारा निबंध था, और जो पहली कविता थी शिवमंगल सिंह सुमन जी की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो हमारा पद्यांश था। अभी इसकी हम बात करते हैं, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, ठीक है। ओके, उसका डिवाइडेशन होता है। यदि हम किसी की आत्मकथा, जो इंसान खुद अपनी कहानी को लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती। खैर, वो हमारा समझाने का यहाँ पर पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो गद्य विधाएं होती हैं वो कई होती हैं, और गद्य विधा का जब आपको अंश दे दिया जाएगा, चाहे वो कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, इन सारी चीजों का यदि आपके सामने उसका अंश दे दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे, उन्हीं से आपको उत्तरों को फाइंड करके लिखना होगा, देन वो कहलाएगा आपका अपठित गद्यांश। क्या कहलाएगा? अब इसके आगे हम लगा देते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है। इतना समझ गया सभी? ओके, अब हम पद्यांश की बात करते हैं, ठीक है। गद्यांश आप लोगों ने समझ लिया। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पद्य प्लस अंश, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? पद्य प्लस अंश। पद्य का मीनिंग होता है चिल्ड्रन कविता। पद्य का क्या मीनिंग होता है? कविता, ठीक है। कविताएं तो आप जानते ही हो, यस, इसको इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। कविताएं कई बार होती है कि अभी तो आपके स्टैंडर्ड में उनमें तुकबंदी रहती है। अब बोलोगे कि मैम ये तुकबंदी क्या होती है, ठीक। जैसे जो हमारी कविताएं होती हैं, जो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो पहली लाइन के बाद जैसे जो दूसरी लाइन होती है या चौथी लाइन होती है, जो स्टैंजा हमारे होते हैं, उसमें सिमिलर जो लास्ट वर्ड होता है, उसमें जो मात्रा होती है, वो जो वर्ड होता है उसमें सिमिलैरिटी होती है, या फिर मीनिंग सिमिलर लगी होती है। जैसे फर्स्ट में जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, हारी, ठीक है, लिखा है द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दूसरा भी शब्द रा आया, तो रा पे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगी, देन वो समाप्त हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं तुकबंदी। क्या बोलते हैं? ओके, सिखा देते हैं आपको कि कविता क्या होती है। ओके, कविता नहीं, हम तुकबंदी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि कविताओं में यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है? कविताओं में, ठीक है। ओके, जैसे मैंने कहा क्या भी बोला था मैंने? मंगल भवन। ओके,
जैसे मैंने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ सु दशरथ अजिर बिहारी, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारी रा है उस पे बड़ी की मात्रा लगी है और जो सेकेंड है उसमें भी बड़ी की मात्रा लगी है। दैट कंडीशन इज तुकबंदी। इसको हम क्या बोलते हैं? तुकबंदी। यानी कविता में क्या होता है? तुकबंदी होती है। लेकिन जो वर्तमान समय में लोग जो कविता लिख रहे हैं इसमें भी कविता का अलग अलग ट्रेंड हुआ है। आगे चलकर ये अकविता कहलाई या फिर मीनिंग तो जो है मुक्त छंद वाली कविताएं हुई, उनमें कई कई बार कविताओं में तुकबंदी नहीं भी होती है। आप लोग उतना अटेंड नहीं करते होंगे या कविताओं को इतना पढ़ते नहीं होंगे, इस वजह से हो सकता है आप लोग उतना ज्यादा ना समझते हो। कहीं कहीं पर इस चीज को फॉलो करते हैं। जो पुराने राइटर्स हैं हमारे, वो लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन जो बाद के राइटर्स हैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग मुक्त छंद में कविताएं लिखते हैं, यानी कोई भी तुकबंदी उनकी कविताओं में नहीं होती। खैर, वो समझाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ कविता में तुकबंदी समझाने का मीनिंग था। और जितना समझाने का मीनिंग था मेरा आपको कि जो पद्यांश होता है वो कविता का अंश होता है, और जो कविता होती है वो क्या होती है। कविता को डिफाइन कर रहे थे हम कि जिसमें तुकबंदी होती है। यस बेटा बोलिए। मार्क्स थोड़ा सा रिमूव करेंगे देन बोलेंगे। यस, गद्य का मतलब होता है जिसमें कॉमा हो, डैश हो, हाइफन हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें तुकबंदी नहीं। और जो अपने विचार तो कविता में भी लोग देते हैं, लेकिन गद्य में भी देते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जो गद्य की विधाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है। इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बता दिया कि गद्य की विधाएं जैसे क्या आत्मकथा होती है, किसी को पढ़ते हो तो क्या वो कविता फॉर्म में लिखी रहती है? निबंध पढ़ते हो तो क्या वो कविता फॉर्म में उसमें तुकबंदी फॉलो करी जाती है जो मैंने बताई? नहीं, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो है विचारों को व्यक्त करते हैं लोग। यस और नो? आप क्या समझना चाहते हो? क्लियर कर दिया? ओके, बैठो, फिर से सुन लीजिए। जिनको भी डाउट है, गद्य में कई विधाएं होती है। पद्य को हम कविता ही कहते हैं। कविताओं में भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि जो पुराने लेखक थे वो तुकबंदी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। तुकबंदी अभी आप लोग छोटे क्लास में हैं, आगे चलकर छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद बहुत प्रकार के होते हैं, तो उन लोगों ने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया हुआ है, छंद को और मुक्त छंद को, ठीक है। और लेकिन जो उसके बाद के जो राइटर हुए हैं छायावाद के बाद, आगे चलकर आप लोग छायावाद, द्विवेदी युग और जो है शुक्ल युग, इन सारे युग के बारे में जो राइटर्स ने अलग अलग जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, जो कविता में परिवर्तन होते आए हैं, उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते आए, कैसे कविता का स्वरूप बदला, और किन लोगों ने, जो छायावाद के कवि हैं निराला जी ने मुक्त छंद कविता का जो है कविता की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुकबंदी को फॉलो नहीं करता हूँ, मेरे विचार हैं, मैं अपने तरीके से विचारों को देने का पक्षधर हूँ, उन्होंने ऐसा बोला था। उन्हीं के बाद से जो तुकबंदी थी उसको स्ट्रिक्टली राइटर्स ने फॉलो नहीं किया, ठीक है। कविता, मेरा मोटिव सिर्फ इतना समझाना है आप लोगों को कि जो कविता का अंश होता है वो क्या होगा और जो गद्यांश होगा वो क्या होगा। गद्यांश की कई विधाएं होती हैं, आत्मकथा, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, इतना समझते हैं सभी? ओके, ये सारी चीजें हो सकती हैं। उनके अंश जब आप लोगों के प्रश्न पत्र में या आप लोगों के सामने होंगे, उनसे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर आपको करने होंगे फाइंड करके, वो किससे संबंधित होंगे? गद्यांश से संबंधित होंगे। जब लेकिन आपके सामने कोई कविता का अंश दिया रहेगा, उससे आपको प्रश्नोत्तर फाइंड करने होंगे और लिखने होंगे,
तो वो कहलाएंगे आपके पद्यांश। डिफरेंस समझ लिया सभी लोगों ने? और अपठित गद्यांश देन अपठित पद्यांश। ठीक है, ये मैंने दो भागों में डिवाइड किया था इसको, अपठित गद्यांश एंड अपठित पद्यांश। दो तरीके की चीजें आ सकती हैं। कौन कौन सी इसमें इसके अंतर्गत आएंगी? एक आएगा आपका अपठित गद्यांश और दूसरा आएगा आपका अपठित पद्यांश। पद्यांश क्या होता है ये समझाने की आवश्यकता है अभी, और गद्यांश क्या होता है इसको समझाने की आवश्यकता है नो मैम। ओके, तो चलिए थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं पढ़ दूं यहां से? ओके, और कुछ सावधानियां बता देते हैं आप लोगों को, सॉरी इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले कुछ प्रक्रिया बता देते हैं कि कैसे हम सावधानी पूर्वक कम समय में अपने जो अपठित गद्यांश होगा और अपठित पद्यांश होगा उसके प्रश्नोत्तरों को, क्वेश्चंस को फाइंड करने में एबल होंगे, योग्य होंगे। ठीक है, कितनी जल्दी, कितना, किस तरीके से हम पढ़ें, अब हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके को अपनाएं कि जो हमारे अपठित गद्यांश या पद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी समझ में इजली आ जाए। ठीक है, आप जब ब्लैक बोर्ड में देखेंगे अपठित बोध को जल्दी से हल कर पाने के तरीके, जल्दी से हल कर पाने के तरीके। ठीक है, कई बार होता है कि जब 6th स्टैंडर्ड में तो बहुत इजी दिया जाता है। ठीक है, यहीं से अपठित बोध शुरू होता है, इसके कारण जो बहुत ही कम जो है अटेंशन वाला होता है वो लेवल दिया जाता है आप लोगों को, लेकिन आगे चलकर बहुत ही ट्रिकी भी दिया जाता है, काफी गूढ़ अर्थ आइडेंटिफाई करना होता है। खैर, यहाँ हम बात करते हैं आपकी। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें पैराग्राफ को, जो हमें हमारे सामने पैराग्राफ दिया गया है उसे 2 से 3 बार पढ़ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, उसको पेंसिल से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको टिक कर लेना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करना। हाईलाइट लिख लीजिए, हाईलाइट करना। हाईलाइट का तो मीनिंग समझ ही रहे होंगे आप लोग। ओके, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करना। अब कई बार होता है कि जो हमारी ग्रामर होती है, भाषा की जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी पूछी जाती है। अब आपको ये समझना है कि जो भाषा है उसमें जो भाषा दी गई है कि इस लेवल पर तो आपसे रस, छंद, अलंकार नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है नहीं। आगे चलकर ये रस, छंद, अलंकार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इस कविता में कौन सा रस है, यदि वो गद्य है, ये मैटर नहीं रखता कि वो गद्य है या पद्य है, आपसे रस पूछा जाएगा। रस आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ इस क्लास में खैर नहीं मैं बताना चाहूंगी कि रस क्या होता है। ओके, रस, छंद, अलंकार भी पूछते हैं, लेकिन हम उसकी बात ना करके हम आते हैं अपने उस पर कि आपसे पूछते हैं, आपकी भाषा की अंडरस्टैंडिंग को पूछते हैं कि कम से कम आप विलोम शब्द तो आपके यहाँ पढ़ाए गए हैं, पर्यायवाची पढ़ाई गई हैं, आपके सामने अनसिस्टमैटिक एक सेंटेंस को रख देंगे और उसमें एरर को छांटने के लिए देंगे कि ये सेंटेंस जो है वो इसमें कहाँ पर गलती है। ठीक है, तो उसमें 2 क्वेश्चन, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसमें आपको फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, या आप चौथा ऑप्शन क्या होता है, आपकी भाषा की समझ को भी वो लोग पूछ लेते हैं गद्यांश से संबंधित। ठीक है, भाषा की समझ को। अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे हम उदाहरण के तौर पर एक अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं, देन हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे जो भाषा की अंडरस्टैंडिंग होती है उसको पूछते हैं और कैसे हम जो है हमारे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसको चेक किया जाता है। ठीक, ओके,
समय कभी 164 पेज नंबर पे देखेंगे सभी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इस संसार में सबसे मूल्यवान है समय। धन को तो परिश्रम करके पुनः कमाया जा सकता है, किंतु बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। इतिहास साक्षी है, जिसने भी समय का सदुपयोग किया उसे जीवन में सफलता प्राप्त हो गई। विद्यार्थी जीवन में तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी के लिए समय स्वर्ण से भी मूल्यवान होता है। मनोरंजन के नाम पर समय नष्ट करना स्वयं को धोखा देना है। हमें समय के क्षण क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक, अब कई बार होता है कि हमें शीर्षक को फाइंड करने के लिए दिया जाता है कि उपर्युक्त जो गद्यांश है उसका शीर्षक लिखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है? उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? ठीक, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। अब आपने यदि इसको डीपली पढ़ लिया है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसका शीर्षक क्या है, यानी इसका जीस्ट निकल के क्या आ रहा है। कोई बताना चाहेगा यहाँ पर शीर्षक क्या है? यस, बताएं। यस, वेरी गुड। ईशान बताएं आप। वेरी गुड। आमना आप बताएं। यस, समय आप लोगों ने क्या बताया? ईशान आपने क्या बताया? ओके, समय का सदुपयोग में भी हो सकता है, लेकिन आमना ने जो बताया समय की महत्ता या समय का महत्व, ठीक है, समय का महत्व ये ज्यादा फिट बैठ रहा है इस जो आपका गद्यांश दिया गया है इसके लिए। ठीक है, ओके, ये ज्यादा फिट बैठ रहा है। ओके, और जो आप लोगों ने बताया वो भी सही बताया कि समय का सदुपयोग करने के बाद ही तो हम सभी स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल लाइफ से हम लोग और ज्यादा अच्छे पदों पर पहुंच पाते हैं। यस और नो? ओके चिल्ड्रन, तो हम लोगों की क्लास का समय समाप्त हो रहा है। फर्स्ट पेज नंबर 164 एंड 165 वो आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।